नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। विच ट्रस्ट विल चूज द नेक्स्ट दलाई लामा अकॉर्डिंग टू द करंट दलाई लामा। वर्तमान दलाई लामा के अनुसार अगले दलाई लामा को कौन सा ट्रस्ट चुनेगा? तो इसका उत्तर होगा गदेन फोदरांग ट्रस्ट। वर्तमान दलाई लामा जो है उन्होंने यह कहा है कि उनके जो अवतारी होंगे, जो अगले दलाई लामा होंगे, उनका चयन गदेन फोदरांग ट्रस्ट करेगा, न कि चीन, जिससे कि चीन की सरकार जो है बहुत ही सदमे में आ गई है। दलाई लामा के बारे में अगर हम लोग देखें तो दलाई लामा जो होते हैं वो तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता होते हैं और उनका पुनर्जन्म होता है। एक दलाई लामा के बाद अगले दलाई लामा का चयन किया जाता है और एक बालक का दलाई लामा के रूप में चयन होता है। दलाई लामा का बचपन का नाम था, जो वर्तमान दलाई लामा हैं उनके बचपन का नाम था तेंजिंग ग्यात्सो। 1935 में उनका जन्म हुआ था। वे 14वें दलाई लामा हैं और तिब्बती बौद्ध धर्म के धार्मिक नेता हैं। दलाई लामा का तिब्बत पर आध्यात्मिक और राजनीतिक शासन चलता था। 1959 में उन्हें तिब्बत से भागना पड़ा क्योंकि कम्युनिस्ट चीन सरकार ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत को चीन में मिला लिया। तब से वे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नामक स्थान पर निर्वासन में तिब्बती सरकार चला रहे हैं। चीन का मानना है कि अगले दलाई लामा के चयन में उसकी दखल होनी चाहिए, चीनी सरकार की दखल होनी चाहिए और उसके लिए वह एक गोल्डन अर्न प्रोसेस को अपनाएगा। अर्थात एक कलश में बहुत सारी पर्चियां रख दी जाएंगी और उनमें से एक पर्ची का चयन किया जाएगा और वही व्यक्ति जो है, जिसका नाम होगा, वही व्यक्ति जो है दलाई लामा बनेगा। लेकिन अब आध्यात्मिक नेता के द्वारा कह दिया जाने के बाद तो यह मामला आगे देखा जाएगा क्या होता है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। व्हाट इज रेबीज काउज्ड बाय। रेबीज किसके कारण होता है? तो रेबीज जो है वो वायरस के कारण होता है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ रेबीज ट्रांसमिशन टू ह्यूमंस। मनुष्यों में रेबीज के संचरण का प्राथमिक तरीका क्या है? बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल। संक्रमित जानवर के काटने से रेबीज फैलता है। विच एनिमल इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेबीज ट्रांसमिशन ग्लोबली। विश्व स्तर पर रेबीज संचरण का सबसे आम स्रोत कौन सा जानवर है? तो यह जो है वह कुत्तों से आमतौर पर फैलता है, हालांकि बिल्लियों आदि से भी यह फैल सकता है। व्हाट इज अ की सिम्टम ऑफ रेबीज इन इट्स एडवांस्ड स्टेजेस इन ह्यूमंस। मनुष्य में रेबीज के उन्नत चरणों में एक प्रमुख लक्षण क्या है? तो सबसे बड़ा लक्षण है हाइड्रोफोबिया, जल भय। रेबीज जो है वह एक खतरनाक बीमारी है क्योंकि एक बार इसका लक्षण अगर उभर जाए तो मृत्यु जो है निश्चित ही हो जाती है और बड़ी ही दर्दनाक मृत्यु होती है। रेबीज अभी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि अभी एक उभरते हुए कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी, जिनकी उम्र 22 वर्ष थी, रेबीज से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कुत्ते के एक बच्चे को नहर से निकालने का प्रयास किया था, निकाला था, उसकी जान बचाई थी और उसी दरमियान उस कुत्ते ने उन्हें काट लिया। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया इस बात पर और बाद में इसके लक्षण उभर गए, तब जाकर कोई उपाय तो नहीं हो सकता था। तो रेबीज से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि कोई भी कुत्ता, बिल्ली आदि यदि आपको नाखून से या दांतों से अटैक करे, आप पर काटे, तो आपको उसे साबुन से धोना चाहिए। उस एरिया को रनिंग वाटर में तेज़ पानी की धारा के साथ उसे एरिया को पूरा धो लेना चाहिए। उसके बाद डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और फिर अगर डॉक्टर टीके इत्यादि की बात करते हैं तो टीका ले लेना चाहिए। लक्षण उभरने से पहले ही रेबीज का उपचार जरूरी है, इसे जरूर ध्यान देंगे आप। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ घाना एज ऑफ जुलाई 2025। जुलाई 2025 तक घाना के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसके राष्ट्रपति हैं जॉन ड्रामानी महामा। जॉन ड्रामनी महामा जो हैं घाना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री मोदी अभी घाना की ही यात्रा पर हैं और उनके स्वागत के लिए ये स्वयं एयरपोर्ट तक आए थे। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ घाना। घाना की राजधानी शहर क्या है? तो घाना की राजधानी शहर है अकरा। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ घाना। घाना की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो घाना की आधिकारिक मुद्रा का नाम है सेडी। घानेनियन सेडी से कहते हैं, सेडी नाम है। और घाना को अगर हम लोग देखें तो घाना जो है वह पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है और यहाँ पर लेक वोल्टा झील जो है यहाँ मिलती है। वाइट वोल्टा और ब्लैक वोल्टा के मिलने से फिर लेक वोल्टा बनता है। ओटी नदी बहती है। घाना गल्फ ऑफ
गिनिया की खाड़ी के काफ़ी नज़दीक है और यह बुर्किना फासो, टोगो इत्यादि देशों से घिरा हुआ है। इसके एक और कोट डी एवरी भी है। अगर अफ्रीका के नक्शे पर घाना को हम लोग देखें तो यहाँ रहा घाना, लेक वोल्टा वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर है। कोट डी एवरी इसके एक तरफ है, बुर्किना फासो इसके ऊपर उत्तर की दिशा में है और फिर टोगो जो है इसके बगल में है। और यह अटलांटिक ओशियन के तट पर स्थित है, अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। घाना में लोकतंत्र है और यह कभी ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। उस समय इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे सोने की खानें थीं। गोल्ड कोस्ट अशांति और उत्तरी क्षेत्र और तथा ब्रिटिश टोगोलैंड को मिलाकर घाना बना, जो कि वर्तमान घाना है। 1950 के बाद यह आज़ाद हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी घाना के बाद ट्रिनिडाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया भी जाएंगे, तो उन सब देशों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो घाना की राजधानी है अकरा और मुद्रा है सेडी। ट्रिनिडाद टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन और यहाँ डॉलर चलता है, ट्रिनिडाद टोबैगो डॉलर। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस एयर्स और यहाँ पर पेसो चलता है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया, यहाँ पे ब्राज़ीलियन रियल चलता है। और नामीबिया की राजधानी है विंडहोक और यहाँ पर डॉलर चलता है, नामीबियन डॉलर। तो ये सब याद रखेंगे। मोदी जी को अब तक कई सारे देशों से उच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। इन्हें सऊदी अरब से किंग अब्दुल अजीज़ का सम्मान मिला था, जो कि वहाँ का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। उसके बाद ऑर्डर ऑफ अमानुल्लाह मिला। अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें मिल चुका है। फ़िलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। इसके बाद मालदीव का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, जो कि फॉरेन डिग्निटरीज को दिया जाता है, विदेशी अतिथियों आदि को दिया जाता है। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। इसके अलावा उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स से हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीजन ऑफ मेरिट भी मिल चुका है। अमेरिका से भी मिल चुका है सम्मान। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। ग्रीस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। डोमिनिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, गुयाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कई सारे देशों का उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, जैसे कि बारबाडोस का, मॉरिशस का। श्रीलंका का अगर देखें तो मित्र विभूषण उन्हें इसी साल मिला था और मॉरिशस का भी इसी साल उन्हें मिला था। बारबाडोस का भी इसी साल मिला था। तो 2025 में उन्हें बारबाडोस, मॉरिशस और श्रीलंका का मित्र विभूषण मिला है, जो कि फॉरेन डिग्निटरीज को दिया जाता है, विदेशी गणमान्य लोगों को दिया जाता है। साइप्रस अभी जून में वो गए थे, तो वहाँ भी उन्हें वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, ऑर्डर ऑफ मैकेरियस 3। और अभी घाना में भी उन्हें वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। तो इस तरह से कई सारे देशों का उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, 20 से अधिक देशों का। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज एग्रो फॉरेस्ट्री डिफाइंड एज? कृषि वानिकी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो अ फार्मिंग सिस्टम इंटीग्रेटिंग ट्रीज विथ क्रॉप्स, एक कृषि प्रणाली जो पेड़ों को फसलों के साथ एकीकृत करती है। इसमें क्या होता है, कृषि वाली भूमि पर ही लोग फसल के साथ साथ पेड़ों को भी उगाते हैं। टिम्बर आमतौर पर उगाया जाता है, जो कि फर्नीचर आदि में प्रयोग किया जाता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री दोनों को मिलाकर जो सिस्टम है वही है कृषि वानिकी। यह अभी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि जून 18, 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कृषि भूमि पर जो पेड़ हैं उन्हें गिराने के लिए मॉडल रूल्स जो हैं, आदर्श नियम बनाए हैं। और इनका उद्देश्य यही है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, क्लाइमेट चेंज को भी कम किया जाए और साथ ही साथ वन का जो कवर है उसको भी बढ़ाया जाए। टिम्बर यानी जो लकड़ी है उसकी आयात को कम किया जाए और उसके सस्टेनेबल यूज को भी बढ़ाया जाए। इसके लिए करना यह होगा किसानों को कि नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपनी ज़मीन और जो भी उन्होंने पेड़ लगाए हैं उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर 10 तक पेड़ हैं
तो उन्हें ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा, जो स्टेट कमेटी होगी उससे अधिक के लिए उन्हें पेड़ काटने के लिए उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। विच न्यू इनिशिएटिव रिगार्डिंग स्पोर्ट्स हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में भारत सरकार द्वारा खेलों के संबंध में कौन सी नई पहल की गई है? तो यह पहल है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 लाई गई है और यह बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। यह पुरानी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 की उसका स्थान लेगी और इसका उद्देश्य यही है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना, भारत को एक ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाना, ताकि भारत 2036 के ओलंपिक गेम्स में भी अच्छा प्रदर्शन कर सके। नई स्पोर्ट्स नीति जो है वह कई सारे संगठनों, नीति आयोग, राज्य सरकारों के साथ मिलकर की गई है और इसके 5 की पिलर्स हैं। सबसे पहला है कि जो वैश्विक स्टेज है, वैश्विक स्तर है, वहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन हो, इसके लिए टैलेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको पहचान की जाएगी। ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्पोर्ट्स अवसंरचना का विकास किया जाएगा, लीग कंपटीशन इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ल्ड क्लास सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा। यहाँ पर स्पोर्ट्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जोड़ा गया है, आर्थिक विकास से भी जोड़ा गया है और इसके लिए यह ज़रूरी है कि पीपीपी को बढ़ावा दिया जाए, सीएसआर को बढ़ावा दिया जाए, ताकि अलग अलग तरह से इसकी फंडिंग हो सके। जो भी इनिशिएटिव्स होंगे उसकी स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स के आयोजन के लिए प्रयास करेगा। सामाजिक विकास के साथ भी खेलों को जोड़ा गया है और इसके लिए महिलाओं, EWS, ट्राइबल कम्युनिटीज़, आदिवासियों और जो डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उन पर आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो 4 समुदाय हैं जिन पर काफ़ी जोर दिया जाएगा: महिलाएं, EWS, आदिवासी और दिव्यांग। स्वदेशी और पारंपरिक गेमों को भी, खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा और खेलों को एक अच्छे कैरियर ऑप्शन के रूप में उसकी स्थिति हो, इसके लिए बढ़ावा दिया जाएगा। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं उनको भी खेलों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। खेलों को पीपल्स मूवमेंट, एक जन आंदोलन के रूप में बदलने का भी यहाँ विचार प्रदान किया गया है। इसके लिए लोगों का इसमें बड़ी सहभागिता हो, इसको इंश्योर किया जाएगा। कल्चर ऑफ फिटनेस, फिट रहने की एक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस इत्यादि को फिटनेस इंडेक्स लॉन्च करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। स्पोर्ट्स सुविधाओं तक सबों की पहुंच हो, इसको बढ़ावा दिया जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ इसे जोड़ा जाएगा, शिक्षा के साथ इसे जोड़ा जाएगा। खेल जो हैं वो स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बने। जो भी सिखाने वाले हैं, जो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, उनके ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ सरकार जो है वह इसके लागू करने के लिए पूरी रणनीति बनाकर काम कर रही है। गवर्नेंस के स्तर पर काम किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर फंडिंग की जाएगी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क भी इसके लिए बनेगा। मॉडल पॉलिसी फॉर स्टेट्स, सरकार केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी जो है वो इसके आधार पर अपनी नीतियां बनाने के लिए मुक्त होंगी और वो भी नई नीतियां बना सकती हैं खेल की। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, इसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालय जो हैं वो उनकी गतिविधियां, उनके कार्यक्रम जो हो, सब मिलकर खेलों को बढ़ावा दें, ऐसी नीति की मांग की गई है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।